अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट सेशन तक हमें मॉडल क्वेश्चन पेपर के 3 मार्क के क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे एंड अभी हमें मॉडल क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट जो है हमारा जैसे 4 मार्क के क्वेश्चंस, तो उसको हमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 4 मार्क के क्वेश्चंस अगेन हमारे क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 से सारे तुम्हारे 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं अनटिल क्वेश्चन नंबर 36 आई गेस 37। ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये वाला है, विच इज़ हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन, ग्राफ का। ओके, सो इसमें क्या है, उन्होंने देखो ही सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखो ही उन्होंने उसको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने बोली। ओके, तो ऑलरेडी ऐसे हमें ग्राफ के क्वेश्चंस सॉल्व कर को ही हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर में, एंड अगर तुमने एग्जाम में से सिमिलर क्वेश्चंस आए तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना ट्राई देखेंगे। ओके, सो इक्वेशंस क्या देखो ही उन्होंने, द इक्वेशंस इज x + 2y = 6 एंड x + y = 5। ओके, सो ये तुम्हारे इक्वेशन है, राइट। अब ये इक्वेशन को क्या करना, तुम्हें इंडिविजुअली सॉल्व करना। अब इंडिविजुअली सॉल्व कैसा करती, फर्स्ट ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमें ये इक्वेशन कंसिडर कर रही x + 2y = 6। ठीक है, तो इसको हमें क्या करती, पुट x = 0, मतलब रैंडम कौन से भी नंबर्स तुम्हें ले सकती है एंड उसको तुम्हें x से रिप्लेस कर सकती है, सो दैट तुम ना इसमें y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसमें x हमें 0 डाले तो दिस विल बी 0 + 2y = 6 विच इज़ 2y = 6, y = 6/2, y = 3, राइट। तो इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि तो जब हमारा when x is 0 y = 3, यानी कि जब हमारा x का वैल्यू 0 होता है तो हमारा y का वैल्यू क्या रहता है, y का वैल्यू 3 रहता है। ओके, सो सिमिलरली अब हमें क्या कर सकती, एक और वैल्यू को टेस्ट कर सकती। फॉर एग्जांपल लेट्स से पुट x = 6, यानी कि अगर x का वैल्यू हमें 6 ले रही तो y का वैल्यू क्या होता है, तो 6 + 2y = 6, 2y = 6 - 6, 2y = 6 - 6 is 0, y = 0/2, y = 0। तो ये केस में हमें क्या लिखते हैं कि when our x = 6, जब x का वैल्यू 6 रहता है तो हमारा y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एंड ये केस, ये कंडीशंस को हमें क्या करते हैं, इसको हमें एक बॉक्स डाल को लिख लेती हैं, सो दैट हमारा ग्राफिकल मैपिंग जो होता है वो सिंपली मतलब इजीली हो जाना अगर को, यानी कि अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 आता है, एंड x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 0 आता है अगर को। ओके, सो द हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक तो होगा 0,3 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 6,0। कोऑर्डिनेट्स हमेशा हमें x, y के फॉर्म में लिखते हैं। सो यानी कि पहला अगर हमारा वैल्यू कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमें फर्स्ट वैल्यू कभी भी x का लिखते हैं एंड फिर देन नेक्स्ट वैल्यू हमें y का लिखते हैं। सो ओके, सो दिस इज़ डन। अब सिमिलरली हमें नेक्स्ट इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा ये वाला है, x + y = 5 कर को। ओके, अब इसमें हमें देखेंगे पुट x = 0, अगर हमारा x हमें 0 लिए तो y का वैल्यू क्या रहता है, दैट इज़ 0 + y = 5, y = 5, यानी कि y का वैल्यू क्या रहता है, 5 रहता है। तो ये इक्वेशन में हमें ऐसा लिख सकती हैं कि when x = 0 y = 5 कर को। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारा, पुट x = 5, सो 0 + x का वैल्यू यहाँ पे हमें 5 लेती हैं तो 5 + y = 5, सो y = 5 - 5, y = 0। देयरफॉर व्हेन जब हमारा x का वैल्यू जो होता है वो 5 रहता है तब हमारा y का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है करके। ओके, सो दिस इज़ द
टू कंडीशंस। अब ये टू इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर लिए, हमें रिलेवेंट पॉइंट्स भी ले लिए जो हम जिससे हमें एक ग्राफ जो है वो फॉर्म कर सकती। अब इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5 एंड 5,0। ओके, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसको हमें ग्राफ में क्या करना, प्लॉट करना। तो ग्राफ में पॉइंट्स को मैप करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना कर दो, जब भी तुम्हें ग्राफ सॉल्व कर रही मेक श्योर कि तुम्हें स्केल लिख रही, स्केल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम्हें कितना कितना लेयरिंग करको। अब यूजुअली 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इश लेयरिंग हमें ये केसेस में, तो तुम्हें स्केल लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके 1 मार्क रहता है। ओके, तो स्केल लिखना एंड फिर क्लियरली तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से मैप करना एंड फिर उसको ज्वाइन करना। मेक श्योर कि तुम्हारे ग्राफ्स में कौन से भी तुम्हारे डबल लाइंस नहीं डाल रही, खाली एक शार्प सिंगल लाइन डाल रही एंड ध्यान से जो पॉइंट है उसको मार्क कर रही, बिकॉज ग्राफ में मिस्टेक हुआ तो कुछ समझ में नहीं आता, राइट। सो अब ये जो हम कलर्स अलग अलग हैं, ये अलग अलग ये डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्वेशन 1 हो सकता है, फिर ये इक्वेशन 2 हो सकता है, तो ये हमारे दो अलग अलग इक्वेशंस डिनोट करें। अब इसमें का तो हमें क्या करें, कलर से डिनोट कर डाले, बट तुम्हें क्या कर सकती, जो भी मैपिंग कर रही उसके हिसाब से तुम्हें एक छोटा सा एरो डाल को यू कैन राइट द इक्वेशन की दिस ये पर्टिकुलर इक्वेशन का ये लाइन है अगर को, राइट। फॉर एग्जाम्पल सी, अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या ही सेकेंड इक्वेशन के 0,5 एंड 5,0 हैं। तो 0,5 का तो क्या आता है हमारा, x का वैल्यू हमारा 0 है एंड y का वैल्यू जो है वो 5 है, तो वो पॉइंट हमारा ये हो गया 0.5 फॉर इक्वेशन 2, ठीक है। एंड दूसरा क्या है हमारा कोऑर्डिनेट 5,0, यानी कि x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू वहाँ पे 0 है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, राइट। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट को तुम्हें ज्वाइन कर डालती हैं, राइट। ये रेड लाइन जो है उससे पॉइंट हम जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वेशन नंबर 2 के वो ज्वाइन हो रही। अब उसके वास्ते तुम्हें क्या करना, जस्ट अ स्मॉल एरो डाल को लिख डालना कि दिस इज़ द लाइन फॉर द इक्वेशन x + y = 5 करके, ओके। एंड सिमिलरली जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3 एंड 6,0, या तो 0 x का वैल्यू y का वैल्यू 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ आता है एंड हमारा x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ आता है। अब इसको हमें ज्वाइन करें तो तुम्हें क्या करना, ये लाइन को, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन है, सो x + y = 6 करके उनको मेंशन कराना, बिकॉज क्लियरली ग्राफ में सब कुछ मेंशन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये हमारे दो लाइंस हो गए, हमें पॉइंट्स को एक कर डाले। अब इसको इसमें ग्राफ में नोटिस करें तो ये दो भी लाइंस क्या ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट में क्या ही ये लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स उन्हें फाइंड आउट करने के वास्ते बोल को ही हम ना x एंड y के वैल्यूज़ पर्टिकुलरली वो हम ना मिल जाती थ्रू द ग्राफ, ओके। सो अब ये कोऑर्डिनेट्स हम ना यहाँ ज्वाइन हो रही, राइट। ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, तो ये y का वैल्यू 1 डिनोट कर रही एंड x का वैल्यू जो है वो 4 डिनोट कर रही। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 - 1, तो हमारा x का वैल्यू हो गया 4 एंड y का वैल्यू हो गया 1, एंड ऐसा हमें क्या करें, ग्राफिकली सॉल्व कर डालें, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 बेसिकली तुम्हारा ट्रायंगल्स के चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकती हैं। तुम ना कौन सा भी थ्योरम्स पूछ सकती हो, नो ये सिमिलैरिटी के थ्योरम्स आ सकती, या फिर थेल्स थ्योरम आ सकते हैं, फिर कॉन्वर्स थ्योरम आ सकता है। कोई भी थ्योरम्स जो हैं वो तुम ना उन्हें पूछ सकते हो, ओके। ऑलरेडी हमें ट्रायंगल्स के चैप्टर में थेल्स थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कर को ही, एंड ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के क्वेश्चंस पूछ को ही उन्हों, एंड ऑल्सो तुम्हारे पास थ्योरम्स में ऑप्शन है, मतलब यानी कि ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑप्शन है, यानी कि ये वाला सॉल्व करो या फिर दूसरा, इसमें अगर कॉन्फिडेंट नहीं तो तुम्हें दूसरा थ्योरम भी सॉल्व कर सकती हैं। बट अगेन इसमें थ्योरम
पक्का आता है। तो ग्राफ में एंड थ्योरम्स में ये सभी मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस रहते हैं। सो यूजुअली बिकॉज इसमें तुम्हारा क्या भी चेंज नहीं होता, थ्योरम्स में जो है फिक्स्ड वो तुम्हें लिखना रहता है। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड करना एंड लिख डालना। अगेन फॉर्मेट फॉलो करना होता है थ्योरम को, जैसे कि डेटा क्या प्रूफ करना, फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करना, फिर तुम्हारा प्रूफ जो है वो लिस्ट करना। ओके, सो अब ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle then the corresponding angles are equal। यानी कि अगर दो गिवन ट्रायंगल्स ही और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हैं करको बोल को प्रूफ करना है। सो हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड गिवन कि दो अगर वो एंगल सिमिलर हैं एंड प्रोपोर्शनल मतलब दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो क्या होता है, दो भी ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं करको बोल को प्रूफ करना। ओके, सो इसमें हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, राइट, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो हमें डेटा में लिख ले रही कि गिवन डेटा में है हमारे पास ट्रायंगल ABC है एंड और एक ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल DEF है, राइट। एंड ऑल्सो नो क्वेश्चन में क्या देखो ही कि प्रूफ करना कि हमें वो एंगल्स करस्पॉन्डिंग हैं गिवन दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी कि दो ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ हैं वो ऑलरेडी इक्वल ही करको बिल्कुल उन्होंने हम ना डेटा एज अ डेटा देखो ही, राइट, एंड उसको यूज़ करको हमें फाइंड आउट करना सो कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल ही करको। ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए हमारे, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल का AB साइड है तो ये ट्रायंगल का बोथ साइड जो है वो DE से डिनोटेड है, तो उसको हमें AB/DE करको बिल्को, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ हैं उसको इक्वल ही करको बिल्को बोल रहे हैं। सुनो, तो उसको हमें लिख लिए AB/DE, सिमिलरली AC/DF एंड BC/EF। ओके, सो ये सारे प्रोपोर्शनल हैं एंड इक्वल ही करको बिल्को मेंशन कर डाले। तो ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना, सो एक तो हमें प्रूफ करना कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो दो ट्रायंगल्स के भी इक्वल हैं करको। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंगल A इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा एंगल D होता है जो भी अगेन इक्वल रहता है, एंड B जो है वो E से इक्वल रहता है एंड C जो है वो F से इक्वल रहता है। एंड अगर ये सारे इक्वल हुए तो उन्होंने क्या बोले, हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वो ट्रायंगल्स को ऑब्वियसली हमें सिमिलर करको कंसिडर करती, तो देयरफॉर ABC इज सिमिलर टू DEF करको होता है, राइट। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करती, सो लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल्स हियर। सो कंस्ट्रक्शन जो है जो तुम्हारे प्रूफ में हेल्प कर सकता है उसके वास्ते तुम्हें कंस्ट्रक्शन लेती। This is triangle ABC, okay, and this is triangle DEF, A B C D E F। तो ये बेसिक है सो हमारे पास, मतलब जो भी हमारे पास डेटा के अकॉर्डिंग है वो बेसिक ये डायग्राम है हमारे पास। अब इसमें जो हमें कंस्ट्रक्शन कर रही वो हमें हमारे प्रूफ को हेल्प होने के वास्ते कर रही, जो क्या है, मार्क पॉइंट्स PQ ऑन DE, यानी कि D और E में हमें P पॉइंट मार्क कर रही, राइट, एंड DF के इसमें हमें Q पॉइंट मार्क कर रही, राइट, दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। सो दैट AB इज़ पैरेलल टू DP, AB जो है वो DP के AB जो है वो DP के इक्वल रहना, बिकॉज ये क्या ही करस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाती हैं, एंड AC जो है वो DQ के इक्वल रहना, बिकॉज ये अगेन क्या ही करस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाती हैं। बिकॉज हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स इसलिए ले रही हैं बिकॉज हमारे डेटा में है कि दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल ही करकोल को। ओके, लास्टली क्या है हमारा, जॉइन PQ, तो इसको हमें ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट, राइट। अब हमें प्रूफ में क्या करते हैं,
जो भी हमारे साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारे डेटा में गिवन, विच इज़ ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, इसको हमें चेंज करती बाई डी पी बाई डी ई डिवाइडेड बाई डी क्यू बाई डी एफ, बिकॉज हमें कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी बोल को ही कि ए बी जो है हमारा वो डी पी के इक्वल है एंड ए सी जो है हमारा वो डी क्यू के इक्वल है। उसके वास्ते क्या है यहाँ वो चेंज हो गया, तो ए बी की जगह डी पी एंड ए सी की जगह डी क्यू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब ये जो रेशियोज़ हैं हमारे, इनको हमें इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि डी पी जो है वो हमारा न्यूमरेटर में है, इन्वर्स करें तो डिनोमिनेटर में आता है, एंड जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आता है। तो सिंपली ये स्टेप में हमें खाली इसको इन्वर्स कर लिए, ठीक है। इन्वर्स करने के बाद हमें इसको -1 से माइनस कर रही, तो 1 से माइनस करे तो क्या होता है, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है, तो सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करना, दैट इज़ डी ई माइनस डी पी बाई डी पी एंड डी एफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू, ठीक है। यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या भी नहीं है तो कंसिडर करना होता है कि this is 1, okay। now dp into 1 is dp, dq into 1 is dq, फिर dp into 1 is dp, 1 into d is d, similarly dq into 1 is dq and 1 into df is df, okay। सिंपली इतना कर डाले हमें। एंड नेक्स्ट अब हमें देखें तो de माइनस dp, यानी कि हमारा जो de है, हमारा जो DE है इससे हमें DP को निकाल दे तो हमारा क्या बचता है, खाली इतना पार्ट बचता है विच इज़ PE, जो हमें मेंशन कर कोई। सिमिलरली DF से, यानी कि ये पूरे DF से हमें DQ को निकाल दे तो हमारा इतना पार्ट बचता है विच इज़ Q इंटू F, ओके, दैट इज़ F। सो QF बाय DQ, राइट। अगेन हमें ये रेशियो को क्या है, इन्वर्स कर लिए, तो रेशियो इन्वर्स होने के बाद हमें बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो ई एफ का पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को अगर तुम्हें वापस गए तो उसके अगर जो है वो जो लाइन डिवाइड हो रही है ट्रायंगल को, वो पैरेलल होती है इन केस अगर द करस्पॉन्डिंग साइड जो ही वो इक्वल रहती हैं को। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें बोल सकती कि ये लाइन एंड ये लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है करके, ओके। नाउ उसके बाद हमें क्या बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज ये पैरेलल है, हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ही वो भी इक्वल रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पी का एंगल x है तो हमारा ई का एंगल भी x रहता है, एंड क्यू का एंगल y है तो एफ का एंगल भी y रहता है, यानी कि इन दो के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ही वो इक्वल रहती है, राइट। तो अगर अब हमें बोले कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं एंड ऑल्सो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो उसके वास्ते ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के रूल के हिसाब से हमें बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी पी क्यू, यानी कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये हमारा होल ट्रायंगल विच इज़ डी ई एफ, ओके। सो इतना तो हमें प्रूफ कर डाले। अब हमें क्या करती, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेती, यानी कि पहला ट्रायंगल है हमारा डी पी क्यू एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वेट करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ को इक्वेट कर लेती, एंड देन अब हमें वापस से कंस्ट्रक्शन को जाएंगे कि हमारा ए बी का वैल्यू डी पी था, ए सी का वैल्यू डी क्यू था, ये हमें कंस्ट्रक्शन से के हिसाब से हमें कंसिडर कर को थे। सो उसको हमें वापस से रिप्लेस करना, तो वापस से हमें उसको यहाँ रिप्लेस करें तो ये हमारा इक्वेशन 3 होगा। अब जब तुम्हें इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर कर रही तो उसके हिसाब से हमारा क्या आता है, बी सी इज़ इक्वल टू पी क्यू, बिकॉज हमारा ए बी ऑलरेडी डी पी के इक्वल है, ए सी ऑलरेडी डी क्यू के इक्वल है, बचा हमारा बी सी। तो बी सी जो है वो हमारा पी क्यू के इक्वल रहता है, जो कि हमारा ट्रायंगल का थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड है, राइट। सो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अब हमें कंपेयर कर रही द एक्चुअल ट्रायंगल्स, हमारा ट्रायंगल ए बी सी एंड हमारा ट्रायंगल डी पी क्यू, ओके। सो नॉट दिस पार्ट बट वो पार्ट, मतलब
जो ऊपर का पार्ट हमें कंस्ट्रक्शन कर को थे उसको कंसिडर करें तो हमें ऑलरेडी ए बी इज़ इक्वल टू डी पी देखे, ऑलरेडी ए सी इज़ इक्वल टू डी क्यू देखे, एंड ये दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें बोल सकते हैं कि पी क्यू भी बी सी जो है वो इक्वल है कर को, तो उसको सबको इक्वल कर डाले। अब ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो हमें बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं, एंड ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो हैं वो सिमिलर हैं, एंड हेंस प्रूफ्ड। ओके, सो दिस वाज द प्रूफ फॉर द थ्योरम। ओके, नाउ नेक्स्ट और ऑप्शन में तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन है विच इज़ अगेन द ट्राइंगल्स के चैप्टर से आता है या फिर एक थ्योरम आता है, राइट। तो अब इसमें इन्होंने क्या बोल रही है, प्रूफ दैट इफ़ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड साइड्स and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। अगेन ये भी हमें ट्राइंगल सिमिलर ही क्या उसके बेसिस पर देख रहे हैं। तो इसमें क्या कर रही हमें, इसमें डेटा गिवन है कि अगर एंगल ए हमारा एंगल डी के इक्वल है एंड हमारा एंगल बी जो है वो हमारे एंगल ई के इक्वल है एंड एंगल सी जो है वो हमारे एंगल एफ के इक्वल है, तो हमारे जो उसके एंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहती वो भी इक्वल हैं। अगर ये डेटा यूज़ कर को हमें इन्वर्स यानी कि जो ट्राइंगल्स गिवन ही वो सिमिलर ही कर को बोल को प्रूफ करना। सो सिमिलरली इसमें भी हमें क्या करती हैं, फर्स्ट डेटा लिख लेती। डेटा हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, फिर हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है जिसमें हमारा एंगल ए जो है वो डी के इक्वल है जैसे कि उन्होंने डेटा में देखो ही, एंड ऑल्सो उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होता है, ए बी बाय डी ई होता है एंड ऑल्सो ए सी बाय डी एफ होता है, बिकॉज एक एंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं तो दो भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं कर को बोल रही, वो ही कर लिए। तो अब हमें टू प्रूफ में क्या कर रही है, प्रूफ में हमें बेसिकली हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारा ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल है कर को बोल को शो कर रहे हैं। सो ए बी सी डी ई एफ। ओके, नाउ अब हमें कंस्ट्रक्शन में सेम कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रही हैं जैसे कि हमें लास्ट में यूज़ कर रहे थे। मैं ऑलरेडी तुम ना बोल कहूँ, जस्ट पी क्यू को हमें ज्वाइन करती है सच दैट हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट प्रूफ में क्या है, अब हमें ट्राइंगल ए बी सी के साथ हमारा जो ये कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल है इसको कंसिडर कर रही एंड इसके अकॉर्डिंग हमें लिख रही कि ए बी इज़ इक्वल टू डी पी। ये आपको हमारा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें बोल को ही कि ए बी डी पी के इक्वल है एंड ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है, यानी कि दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हमें लिख लिया एंड डेटा में से हमारे पास है एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी। इसमें से हमें बोल ले जाए कि साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमारा ट्रायंगल डी पी क्यू के सिमिलर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है कर को बोल को। ओके, अब कॉन्ग्रुएंसी देख लिया हमें। अब हमारे नेक्स्ट बाकी के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच को ही उनको कंसिडर करेंगे, दैट इज़ एंगल बी, फिर हमारा एंगल पी उसको इक्वल बोल रही एंड एंगल सी एंड एंगल क्यू को इक्वल बोल रही बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। वो भी आपको जैसा ए एंड डी को नो डेटा में से हम ना देखो ही वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो बाकी के दूसरे एंगल्स हैं करके। ओके, नाउ डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ये भी है कि उसके एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही कर को इक्वल डाल को ही हमें, एंड कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करती है, ए बी को डी पी से रिप्लेस करती है एंड ए सी को डी क्यू से रिप्लेस करती। अगेन ये हमारा कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी है, उसमें हमें बी पी टी के अकॉर्डिंग हमें बोले थे कि पी क्यू ई एफ का पैरेलल है कर को, बट इसमें बिकॉज साइड्स हमारे इन्वर्स ही तो उसके वास्ते हमें बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो पी क्यू का साइड है वो हमारा ई एफ के साइड से इक्वल है कर को। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बोल सकती हैं, अगर हमारा एंगल पी फॉर एग्जांपल एक्स है तो हमारा एंगल ई भी एक्स रहता है, क्यू एंगल वाई रहता है तो एंगल एफ भी जो है वो वाई रहता है कर को बोल को। ओके, सो सिमिलरली वो हमें
लिस्ट कर लिया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमारा इक्वेशन 1 एंड हमारा इक्वेशन 2 को हमें कंपेयर करें तो ये क्या होगा, हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी बोल सकते हैं कि हमें हमारे जो गिवन ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं करके। ओके, so that's all about the theorem. So ये दो theorems and also Thales theorem and converse of Thales theorem, ये 4 theorems triangles के perspective से अच्छे याद रखो because 4 marks इसमें easily score करे जाए। ओके, so now next moving on तो क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से तुम्हारा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसमें तुम्हारा और ऑप्शन भी नहीं आता, तो इसको तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से समझ को आराम से इसको सॉल्व कर सकती हैं। ओके, तो अब इन क्वेश्चन में क्या बोल रही, द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स सुनो देखो ही एक इक्वेशन के फॉर्म में विच इज Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, नेक्स्ट फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इफ दिस प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 59 टर्म्स, यानी कि इसमें हमारे दो अलग अलग सब क्वेश्चन हैं, तो उसको समझ लियो। पहले तो हम बोल रही हैं कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी कि प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या है वो फाइंड आउट करो। एंड फिर क्या करना, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रही, अगर प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज़ में हमारे 59 टर्म्स हुए तो देन फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी कि लास्ट 10 टर्म्स के सम क्या है कर को बोल को सीरीज़ का फाइंड आउट करना। ओके, सो दैट इज़ द क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, हमें ब्रेक डाउन कर लिए क्या क्या फाइंड आउट करना, उसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अब हमारे पास Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये हमारा इक्वेशन गिवन है। तो अब इसमें हमें क्या कर सकती हैं, n के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ डाल को हमारे S1, S2 एंड S3 फाइंड आउट कर सकती। तो S1 हो जाता है हमारा 5, S2 मतलब जस्ट कि तुम्हें n का वैल्यू जो है वो वापस से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो S1 मिलगा हमारा, S2 मिलगा, फिर हमारे पास S3 मिलगा। तो खाली n की जगह 1, 2 एंड 3 रिप्लेस कर को हमें S1, S2, S3 फाइंड आउट कर लिए। अब ये S1, S2, S3 हम ना यूज़ कहाँ होता है, तो S1 इज़ इक्वल टू A1 बिकॉज एक ही चक सीरीज़ मतलब सीरीज़ में हमारा एक ही चक नंबर रहा तो उसका सम भी सेम रहता है एंड उसका फर्स्ट टर्म भी सेम रहता है। तो हमारा A1 और S1 लॉजिकली क्या होगा, सेम हो गया, राइट। एंड हमारा A2 में क्या करते हैं, अब A2 में यूजुअली हमें क्या करते हैं कि हमारा S2 लेती हैं, यानी कि दो नंबर्स का सम माइनस हमारा फर्स्ट नंबर का सम, सो दैट इज़ S2 माइनस S1, जिससे कि हमारा A2 मिलगा हमना, राइट। सिमिलरली अब हमें A3 के वास्ते क्या करते हैं, हमारा 3 नंबर्स का जो सम है उससे हमें 2 नंबर्स के सम को सबट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा खाली इंडिविजुअल A3 का जो है वो वैल्यू मिल जाता। अब हमारे पास सीरीज़ तो बन गई, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया एंड थर्ड टर्म पे मिल गया, जिससे कि हमारी एक सीरीज़ मिल गई विच इज़ 5, 11 एंड 17। अब ये 5, 11, 17 हमारा सीरीज़ तो मिल गया। अब सीरीज़ मिलने के बाद तो तुम्हें इजीली कुछ भी फाइंड आउट कर सकती। अब हमें D का वैल्यू फाइंड आउट करना। D में हमें क्या कर सकती, A2 माइनस A1 कर सकती, सो दैट इज़ 11 माइनस 5, सो D इज़ इक्वल टू 6, D इज़ इक्वल टू 6, राइट। तो अब हमारा D का वैल्यू मिल गया। अब D का वैल्यू मिलने के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के वास्ते बेसिकली हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हमें यूज़ कर सकते हैं विच इज़ an इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी। सो a का वैल्यू है हमारे पास द फर्स्ट टर्म विच इज़ 5, फिर हमारा n का वैल्यू ना है तो उसको हमें n माइनस 1 एज इट इज़ रख रही। हमारा d का वैल्यू क्या है, 6 है, तो उसको 6 लिखे, राइट। सो अब इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 6n माइनस 6 हो जाता है, तो 5 माइनस 6 विल बी 1 एंड 6n। तो हमारा nth टर्म का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 6n माइनस 1। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में
उन्होंने क्या बोल रही कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी इफ इट कंटेन्स 59 टर्म्स। अगर एक सीरीज़ में हमारे 59 टर्म्स हैं तो उसके लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने बोली उन्होंने। तो लास्ट 10 टर्म्स का फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करती, फर्स्ट 59 टर्म्स को हमें लास्ट 49 टर्म्स से सब्ट्रैक्ट कर लेती, फर्स्ट 49 टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लेती। तो उसके बेसिस पर हमें S59 एंड S49 का डिफरेंस फाइंड आउट करना आता है। अब हम ना SN का फॉर्मूला मालूम है, यानी कि SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो इसको हमें क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, बिकॉज हमारे पास n का वैल्यू है विच इज़ 59/2, 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 5 प्लस जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं यहाँ फॉर्मूला लिख डालती हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। सो तुम्हें फॉर्मूला लिखना मिस करो ना को, ओके। माइनस 49/2 2 इंटू 5 49 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो तुम्हें इसको सब्सिक्वेंटली सॉल्व कर लेकोगे तो तुम ना इवेंचुअली एक नंबर मिल जाता है जिसको तुम्हें बोल सकते हैं देयरफॉर द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज दिस। ओके, तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है हमारा एप्लीकेशंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमारे अगेन और क्वेश्चन और ऑप्शंस आते हैं जिसमें कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा कंफर्टेबल ही या फिर कॉन्फिडेंट है उसको उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ लाइट हाउस ए बी ऑफ हाइट 10√3 meters stands vertically on a seashore. A tower CE and a ship F are standing 30 meters and 10 meters away from foot of the lighthouse respectively. The angle of the elevation of the top tower from the top of the lighthouse is 30 degrees. तो यहाँ तक हमारा पूरा डेटा देखो ही उन्हों। तो फर्स्टली क्या है हमारे पास कि एक लाइट हाउस है जिसका हाइट 10√3 मीटर्स है एंड उससे क्या है, उससे एक 30 मीटर्स अवे में एक टावर है एंड 10 मीटर्स अवे में एक शिप है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टावर का, वो 30 डिग्रीज है, राइट। तो अब इसमें क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का जो है वो हाइट फाइंड आउट करना एंड डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टॉप ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द लाइट हाउस को बीच में कितना डिफरेंस है अगर को फाइंड आउट करना। ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑफ द शिप। ओके, सो बेसिकली ये हमारा कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ये जो हमारा लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है विच इज़ 10√3 मीटर्स, राइट। एंड फिर इसके एक 10 मीटर्स में हमारा एक शिप है एंड हमारा 30 मीटर्स में क्या है, एक टावर है एंड इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ही उन्हों 30 डिग्री। ये हमारा शिप। ओके, सो यहाँ से ये जो टावर का डिस्टेंस है वो हमारा 30 मीटर्स है। सो नाउ विल जस्ट नेम इट A B C D E F। ओके, नाउ पहले तो हमें लिस्ट आउट कर लेंगे कि हमारा डेटा क्या क्या है। दैट इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 10√3 मीटर्स, फिर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट 30 मीटर्स जो है वो हमारा टावर का है, फिर हमारा 10 मीटर्स जो है वो हमारा शिप का डिस्टेंस है, फिर हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना एक। सेकेंड थिंग हमें डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द लाइट एंड टॉप ऑफ द टावर फाइंड आउट करना, लाइट हाउस एंड टावर फाइंड आउट करना, फिर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो लेट्स डू इट वन बाय वन। पहले तो हमारा ट्रायंगल ADE जो बन रहा है, ट्रायंगल AD एंड E, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसका हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है विच इज़ 30 डिग्री। तो उसको उसके वास्ते लेट्स टेक इट एज tan 30 डिग्री बिकॉज हमारा जो गिवन साइड्स हैं दैट इज़ DE बाय
AD, DE बाय AD, ये हमारे बेसिकली ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करती, उसके वास्ते हम इसको tan 30 लेती। सो tan 30 इज इक्वल टू DE बाय 30 एंड tan 30 का वैल्यू है 1/√3, राइट। सो अगर इसको तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो यू विल गेट इट एज DE इज इक्वल टू 30, ऊपर चले आता है 30/√3 मीटर्स। अब इसमें क्या करती हमें, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर में √3 है, इसको हमें रैशनलाइज करती, दैट इज़ 30√3 इंटू √3/√3, ओके। तो ये क्या हो जाता है हमारा 30√3, दिस इज √3 इंटू √3 होल स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 30√3/3, 3 1 जा 3 10 जा, तो हमारा आंसर मिला हमना 10√3 मीटर्स। तो DE का वैल्यू यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है DE का, D से E तक का ये वाला डिस्टेंस हमना मिल गया विच इज़ 10√3 मीटर्स, ओके। नाउ मूविंग ऑन, हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारा, CE रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा CE हाइट ऑफ द टावर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा DE प्लस CD कर सकती हमें। अब AB जो है वो CD के इक्वल है, तो दो का वैल्यूज़ क्या है, 10√3 एंड 10√3 होता है विच इज़ 20√3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द टावर मिल का हमारा। अब नेक्स्ट हमें ट्रायंगल ADE सेम कंसिडर करें तो हमारे पास AE का वैल्यू है, मतलब DE का वैल्यू है, अब हमें AE का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के वास्ते हमें cos 30 डिग्री लेंगे, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 30 डिग्री। सो cos 30 कैन बी रिटर्न एज √3/2 इट इज इक्वल टू 30/AE। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करको अगर हमें सेम मेथड रैशनलाइजेशन का करें तो वी विल गेट इट एज 20√3 मीटर्स। तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड द टावर जो है वो AE से रिप्रेजेंटेड है एंड AE का वैल्यू हमना मिलगा, राइट। अब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा एक तो हो सकता है DAF, राइट, एंड दूसरा हो सकता है हमारा AFB, ठीक है। तो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी इक्वल ही, तो उसको हमें tan थीटा से डिनोट करेंगे विच इज़ AB बाय यानी कि ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का रेशियो। फिर ऑपोजिट साइड हमारा AB का वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास विच इज़ 10/3 डिवाइडेड बाय BF का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी देखो ही क्वेश्चन में विच इज़ 10 मीटर्स, राइट। तो ये क्या हो जाता है हमारा 10 कैंसिल होगा, खाली √3 बचता है। तो अब हमने मालूम कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 कैन बी रिटर्न एज tan 60 डिग्री। इसमें तुम्हारा जो सम एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट है उसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेबल तुमने अच्छे से बाई हार्ट रखना, ओके। सो अब इसमें tan कैंसिल होता है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। सो और ऑप्शन में हमारे पास एक और ऑप्शन है, इन केस अगर तुम्हारे पास वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है वो क्वेश्चन में तो तुम्हें ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकती हैं, ओके। तो इसमें भी क्या है हमारे पास, अ टावर एंड अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द सेम लेवल ग्राउंड. It is observed that the angles of depression of the top of the foot pole from the top of the tower is 60 meter, is 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the pole. तो basically pole का जो है वो height find out करना उन्हों angle of depression देखो ही 30 degrees and 60 degrees and also उन्हों क्या देखो ही हमारे पास 60 मीटर्स जो है वो हाइट है टावर का एंड पोल का हाइट ये जो h है वो हमें फाइंड आउट करना ओके. सो उसके वास्ते अगेन इट इज़ डिफरेंट, जो भी हमारा डेटा गिवन है उसको हमें लिख लेंगे कि हमारा हाइट ऑफ द टावर है 60 मीटर्स, फिर हाइट ऑफ द पोल जो है h मीटर्स, तो उसको हमें h मीटर्स कर को लिख रही एंड b इज़ इक्वल BE का वैल्यू जो है वो CD का वैल्यू से इक्वल है, इन दो भी हमारे h मीटर्स कर को कंसिडर कर लिए. अब इसको हमें लेट x मीटर्स कर को कंसिडर करेंगे सो दैट हमारा AE जो है सो दिस इज़ आर AE, वो हमारा क्या हो जाता है 60 मीटर में से BE को निकाले जैसा यानी कि H को निकाले जैसा हो जाता है.
सो एंगल ACE देखो ही 30 डिग्री एंड एंगल ADB देखो ही 60 डिग्री, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्री दो एंगल्स हैं हमारे पास। तो इतना डेटा है। अब इसको हमें क्या कर सकते हैं, बिकॉज दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड as the opposite by adjacent side, we will take it as tan 30 degree. so tan 30 degree का value is 1/√3 and AE का value हमें डिफाइन कर को ही 60 माइनस h मीटर्स डिवाइडेड बाई EC हमें x कर को कंसिडर कर को ही BD इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू x कर को। ओके, तो अब इससे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर को इसको इक्वेशन 1 करें। सिमिलरली हमारा ट्राइंगल ABD जो है इसमें हमारा ट्राइंगल ABD यानी कि ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल को कंसिडर कर को हमें क्या बोल रही कि उसका एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है, राइट। सो वो 60 डिग्रीज है, उसको हमें AB/BD कर को लिख सकती। तो 60 डिग्रीज कैन बी रिटर्न एज √3, AB का हमें 60 लिख सकती एंड BD हमें x लिख सकती। तो अब इसको हमें वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेना, विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें इक्वेट करें तो हाँ, इक्वेट कर को सॉल्व करें तो प्रॉब्ली तुमना जो हाइट ऑफ द पोल है वो मिल जाता है। ओके, सो इट जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ से। सो यू कैन ईजिली सॉल्व इट, यानी कि √3 अगर वहाँ है तो वो नीचे आ जाता है, तो √3 × √3 होल स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, फिर 3 1s 3 2s, फिर h इज इक्वल टू 60 माइनस 20 करें तो इट इज़ 40 मीटर्स। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज़ 40 meters. Okay, so next we have our 5 mark question which probably will take it in the next session. So this was all about हमारा 4 mark के जितने भी questions थे वो हमें देख लिए कि कैसे questions आ सकती हैं, कौन से chapter से आ सकती हैं, किस में हमारे पास option हो सकता है, किस में हमारे पास options नहीं हो सकता। ओके, सो और हमारे पास ये हमारा 5 mark का question है जिसको हमें नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। Until then, thank you everyone.